आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस लाइव परिचर्चा में इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इंडियन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते रहे हैं, विशेषकर मेंस में 2013 के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले उनकी परिचर्चा करेंगे और इसी परिचर्चा के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीएससी में इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, इससे बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जिसके नाते विद्यार्थी स्वयं अपनी तैयारी से कई बार इससे जुड़े हुए प्रश्नों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। डायनेमिक कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट की समझ का होना भी जरूरी है और इसके अलावा जो यह विषय है, यह बहुत सारे विषयों से, बहुत सारे गतिविधियों से, बहुत सारे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जब तक आपको इस विषय को अनेक विषयों के साथ जोड़ करके समझने की क्षमता नहीं होगी, इंटरडिसिप्लिनरी जब तक आपका अप्रोच नहीं होगा और आप विषय को दूसरे विषयों से संबद्ध नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से आप यूपीएससी के मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस लाइव परिचर्चा में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के पार्ट पर चर्चा करेंगे और 2013 के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डील करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले 15 सालों से मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के अन्य भागों में जो है इंडियन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से जुड़े हुए विषय को पढ़ाता रहा हूं और हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला और सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को जो है सहयोग से और जो है सफलता मिली है। तो निश्चित रूप से हमने इस जो है टीचिंग के दौरान बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी समझ को भी एकत्रित किया और आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी विषय को एक जो है तकनीकी समझ के माध्यम से अगर प्रस्तुत किया जाए और विद्यार्थी भी अगर उसको उसी जो है तकनीकी समझ के साथ अगर समझने की कोशिश करते हैं या उसको अपनी समझ में लाते हैं, तो निश्चित रूप से यह पूरी सफलता के लिए बहुत क्रांतिकारी पहल हो सकती है। इसी क्रम में हमने सोचा और बहुत सारे लोगों का, आप लोगों में से कहना था कि सर मेंस वाले पार्ट से जो है मेंस वाले पार्ट से जुड़े हुए कुछ जो है कार्यक्रम चलाइए, जिससे बहुत सारे लोगों को मेंस की समझ हो सके और इन विषयों को कैसे डील किया जाए या जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कैसे डील किया जाए, इसकी भी एक समझ विकसित हो सके। इसी क्रम में हम लोगों ने जो है ये सेशन चलाने का निर्णय लिया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, अगर इसकी स्टडी को यूपीएससी मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी में 5 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पहला पार्ट जो है अगर आप देखेंगे तो पहला पार्ट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थात कृषि का क्षेत्र होगा। दूसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का सेक्टर होगा। तीसरा पार्ट आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर होगा और चौथा पार्ट आप देखेंगे तो फॉरेन सेक्टर होगा और 5वां पार्ट आप देखेंगे तो मिसलीनियस अर्थात जो विविध वाले प्रश्न होते हैं। क्योंकि यूपीएससी मेंस में इंडियन इकोनॉमी के पार्ट से जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर बहुत कंक्लूड किया जाए तो इन्हीं 5 भागों में बांट करके प्रश्नों को समझा जा सकता है। आप जानते होंगे कि यूपीएससी के मेंस में एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन करीब 3 से 4 प्रश्न आते हैं हर साल। 2013 के बाद जब से नया सिलेबस बदला है तो 3 से 4 प्रश्न जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े हुए पूछे जाते हैं और 2 से 3 प्रश्न या कई बार 1-2 प्रश्न जो है इंडस्ट्री के सेक्टर से पूछे जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र से पूछे जाते हैं और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए भी करीब 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं।
या कई बार 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और फॉरेन सेक्टर से जुड़े हुए 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 10-12 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें से इस तरीके का, और मिसलिनियस कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आप समझ लें एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसा कि आप सभी लोगों को समझ आता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉपिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसके अलावा नॉन फार्म सेक्टर है, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, कुक्कुट पालन है, वानिकी से जुड़ा हुआ है, खाद्य संग्रहण से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, इससे जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात अगर आप पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर दोनों को अगर आप कंक्लूड करेंगे तो 3 से 4 प्रश्न पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, इसमें जो है ऐसी बेसिक इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई रही है, या भारत में कोर सेक्टर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री रही है, बेसिकली उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते रहे, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। तो अगर आप इस पे एक अच्छी पकड़ बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2-3 प्रश्न यहां से मिल जाते हैं। सर्विस सेक्टर में बहुत सारा सेक्टर है। सर्विस सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो कुल जीडीपी में सबसे बड़ी भूमिका इसी सेक्टर की है। और अगर हम पिछले 10 वर्षों का मूल्यांकन करें तो करीब 55 से 56% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इस सेक्टर का स्टैटिक रूप से देखा जा सकता है। फ्लैक्चुएशन थोड़ा होता रहता है, और अनेक वर्षों में आप देखेंगे तो कुछ न कुछ फ्लैक्चुएशन हुआ है। और सर्विस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी सेक्टर, या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का है, आईटीईएस सेक्टर का है। दूसरा बड़ा सेक्टर देखेंगे तो इससे भी प्रश्न आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और इसके अलावा जो है स्टार्टअप इंडिया। बहुत सारे कार्यक्रम है, हम लोग चर्चा करेंगे, उस चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से आप जानेंगे। दूसरा बड़ा सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसमें बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ सवाल, या जानते टैक्सेशन से जुड़ा हुआ सवाल, या एडमिनिस्ट्रेशन से या फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसमें हम जो है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, भूतल परिवहन है, या एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन का क्षेत्र है, या वाटर ट्रांसपोर्ट है, या इसके अलावा जानते हैं बहुत सारा जो है इस सर्विस से रिलेटेड जो तमाम न्यू टेक्नोलॉजी और नवाचार है उससे जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जाते रहे। तो सर्विस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, और इससे 3-4 प्रश्न पूछे, लगभग जितना कृषि से जुड़े हुए सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं उससे 1-2 क्वेश्चन कम करके आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा बड़ा जो क्षेत्र है वो फॉरेन सेक्टर है, विदेशी क्षेत्र है, जिसमें विदेशी निवेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एफडीआई से, एफपीआई से, यूरो इशू से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते रहे, या डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए इश्यू, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या जो है G20 जो संगठन से जुड़ा हुआ, या तमाम जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए तमाम जो निर्णय हैं या डिसीजंस हैं या संधियां हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जिनको आप तीनों सेक्टर में, चारों सेक्टर में नहीं बांट सकते कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र, बल्कि वो कई चीजों से एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी प्रोग्राम बेस्ड हो, किसी प्लानिंग पर बेस्ड हो, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे इकोनॉमी में जो प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं उन्हें इन 5 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। और 5 भागों में बांटने के बाद हम लोगों को पूरी जो है इकोनॉमी से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर जो है एक डाइजेस्टेड पकड़ हो जाएगी, एक जिस्ट के रूप में आपकी समझ बन सकती है। तो इस नाते हमने इसी तरीके से इसको सोचने और इसी तरीके से इसको यहाँ पे करने का निर्णय लिया है। मुझे पहले तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जो लोग इस ऑनलाइन सेशन से जुड़ेंगे, आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। इस पूरे सेशन को करने के बाद
पूरे इकोनॉमी से जुड़े हुए विषय पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, विषय की समझ आपकी बहुत शार्प हो जाएगी, जिसके नाते आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आप डील कर ले जाएंगे। सोचने और समझने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, और जो है हर चीज को कैसे समझा जाए, कैसे उसकी ट्विस्ट को पकड़ा जाए, कैसे उसकी इंटरकनेक्टिविटी की समझ विकसित की जाए, कैसे इंटरकनेक्शन को पिक किया जाए, इन सभी चीजों को जो है इस सेशन के माध्यम से निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। और विषय की बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही सफिशिएंट समझ होगी, और बहुत पॉलिश्ड वे में, बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में, बहुत ही लूसिड मैनर से, बहुत ही लूसिड एनोटेशन से आप उस चीज को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और आपकी राइटिंग जो है मेंस में आपकी लिखावट और लिखने का जो आपका वे है, सब चीज बहुत बेहतर होगा। आप जानते हैं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेंस का सेशन है तो अगर हम प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे लिए बेकार है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझिएगा। आप जानते हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 40 to 50 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिना मेंस की समझ के नहीं किए जा सकते। अब यूपीएससी के पीटी में केवल 40 क्वेश्चन के अराउंड ही प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको पीटी फोकस होकर के पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। बाकी आप 50-60 प्रश्न तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और 40 to 50 प्रश्न के लिए आपको मेंस की समझ होना जरूरी है, और 10 से 15 प्रश्न के लिए आपको इंटरव्यू की समझ होना जरूरी है। इसलिए अब यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में बटा हुआ नहीं है, बल्कि एक साथ जुड़ गया है। तो इस विमर्श को, इस डिस्कोर्स को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप ये मन में बैठा लें कि भले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन मेंस के पेपर से करेंगे, लेकिन यह आपकी समग्र तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका जो है रखेगा, और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी के लिए मील का पत्थर भी होगा। और जो है जब आप लगातार कंटिन्यूअस 10-15 सेशन को देखेंगे, 10-15 सेशन में शामिल होंगे, तो आपको फ्लो दिखने लगेगा, और अपनी समझ को भी जो है आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रयास है वह समझ में आने लगेगा। तो इस नाते बिल्कुल आश्वस्त रहें, और इस सेशन से जुड़ करके, इस परिचर्चा से जुड़ करके जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें। आप अपने परिचितों को भी बताएं, और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन तक भी इन सब चीजों का प्रचार प्रसार करें। और जो है चूंकि ऑनलाइन सेशन जो है, ऑनलाइन माध्यम एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ज्यादा लोगों तक जिसकी रीच हो सकती। कहा जाता है कि रीच मोर टीच मोर, लेकिन आप सभी लोगों का सहयोग अपरिहार्य है। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये हम लोगों का जो छोटा प्रयास है एक बहुत बड़े प्रयास के रूप में बदल सकता है। लेकिन सहयोग जरूरी है, और जो है आप लोगों का सहयोग भी जरूरी है, शुभकामना भी जरूरी है, और आप लोगों का शामिल होना भी जरूरी है, और इससे जुड़ करके अपने विषय को, अपनी समझ को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। अर्थात कमिटमेंट आपका जो है हर तरीके से यहाँ पे आवश्यक है। देखिए जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, या जो इकोनॉमी का पार्ट है जो यूपीएससी के जीएस के पेपर 3rd के अंतर्गत आता है, और यूपीएससी के जीएस पेपर 3rd में देखेंगे तो पहला ही पार्ट क्या है, इकोनॉमी। पहले तो मैं उन लोगों को समझा दूं जो लोग बहुत अच्छी समझ नहीं रखते पेपर की। तो आप जानते होंगे कि यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी का पार्ट आता है। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और सोशल इशू और इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट आता है। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट आता है। और जीएस पेपर 4 सबसे छोटा पेपर है, उसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है। तो हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं वो यूपीएससी के जीएस
3 का पहला पार्ट है और सबसे ज्यादा डायनेमिक माना जाता है, क्योंकि यह विषय अनेक विषयों के साथ जुड़ा हुआ होता है। सीधे आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, सीधे आप अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कई बार आपके लिए मुश्किल होगा। इसी नाते इसके अप्रोच को समझना ज्यादा आवश्यक है। और इसी सेशन के माध्यम से हम लोग बेसिक को भी कवर करते रहेंगे, उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि बात किया कि इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो 5 भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर और चौथा है फॉरेन और सेक्टर, और ये जो है मिसलेनियस है। तो ये जो है 5 भागों में बटा हुआ है। तो जो है इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले पार्ट को जो है हम लोग देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए ये पूरा जो सेशन रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल रहेगा। अगर आप किसी भी मीडियम के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरी परिचर्चा या पूरे डिस्कोर्स को सुनेंगे, जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि दोनों शब्दों का जहां जरूरी हो वहां उपयोग करें और जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे इसेंशियल है। अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स में भी तो करीब करीब 3 से 4 प्रश्न जो है, कई बार 5-6 प्रश्न भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। लेकिन मेंस में मान के चलिए 4-5 प्रश्न, 3-4 प्रश्न रहता ही रहता है। अभी यूपीएससी में 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर रोजगार और आय का प्रबंध करने में पशुपालन क्षेत्र की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्र की प्रोन्नति के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था, जिसको इंग्लिश में अगर मैं पढ़ दूं तो लिखा हुआ था कि भाई लाइव स्टॉक रियरिंग हैज ए बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज, डिस्कस सजेस्टिंग सुटेबल मेजर्स टू प्रमोट दिस सेक्टर इन इंडिया। अर्थात लाइव स्टॉक रियरिंग हैज बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज। अर्थात जो गैर कृषि क्षेत्र है, जिसको यूपीएससी ने अनुवाद में दिया था कृषितर क्षेत्र, जो गैर कृषि क्षेत्र है यह जो है गैर कृषि रोजगार और आय का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा साधन है। इसकी बहुत संभावना है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो है अपना उपयुक्त सुझाव दीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था, आप प्रश्न समझ गए होंगे कि कृषि नहीं, गैर कृषि क्षेत्र। तो गैर कृषि क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा संभावना रखता है। एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, बाकी तो हम लोग जो है एक साथ प्रश्नों को डील करेंगे। तो जैसे गैर कृषि क्षेत्र की क्या संभावना है, अब इस प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार और आय का प्रबंध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। अर्थात पशुधन पालन, लाइव स्टॉक रियरिंग की संभावना क्या है, और इसको प्रोन्नत करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए आप सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न की डिमांड है। अब आपको इस प्रश्न को करने के लिए देखिए, कोई भी प्रश्न जो है आप तभी डील कर सकते हैं जब प्रश्न को पहले सही से पढ़ें और उसमें क्या डिमांड किया जा रहा है सबसे पहले इसे फाइंड आउट करें। तो प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न के सेगमेंट पता चलेंगे। प्रश्न का सेगमेंट क्या क्या है ये पता चलेगा और सेगमेंट के अनुसार ही आप आंसर का फॉर्मेट बनाएंगे। तो जैसे गैर कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र अर्थात फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर। तो फार्म सेक्टर क्या है, क्रॉपिंग रिलेटेड है, अर्थात जितनी भी क्रॉप है, चाहे वो जो है फूड क्रॉप हो
चाहे वो नॉन फूड क्रॉप हो। नॉन फूड क्रॉप में भी आप देखेंगे चाहे कैश क्रॉप हो, चाहे जो है प्लांटेशन हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, ये जो है एक तरीके से फार्म सेक्टर है, अर्थात ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब इसके अलावा पशुधन पालन अर्थात जो है लाइव स्टॉक रेयरिंग अर्थात पशुधन पालन में क्या संभावना है, सबसे पहले इसको आप क्लियर करेंगे तो आप सबसे पहले कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था सामान्यतः कृषि प्रधान रही है, क्योंकि भारत में लोगों की निर्भरता कृषि पर ज्यादा रही है। यद्यपि भारत की कृषि में, भारत की अर्थव्यवस्था में आय का जो बड़ा साधन रहा है, बड़ा क्षेत्र रहा है, वो सर्विस सेक्टर रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में लोगों की निर्भरता कृषि पर ही रही है। वर्तमान में अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो 49% जो है लोगों का जीवन अभी भी कृषि पर निर्भर है, सीधे सीधे। और अगर हम जो है सीधे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को मिलाकर के देखें तो 70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर है, 49% लोग डायरेक्टली कृषि पर निर्भर है। तो कृषि का कितना महत्व आप जान सकते हैं। यद्यपि ये अलग बात है कि कृषि का अर्थव्यवस्था में वैसे योगदान देखेंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो करीब 17% है, अर्थात कृषि पूरे इकोनॉमी में 17% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर वर्क फोर्स को कंज्यूम करने के मामले में देखा जाए तो लगभग जो है 49 to 50% वर्क फोर्स को कंज्यूम करती है। अगर इस वर्ष का, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो 49% वर्क फोर्स को कंज्यूम करने वाला सेक्टर माना गया है। इसका मतलब कृषि क्षेत्र का बहुत महत्व है। लेकिन कृषि क्षेत्र जो है में सबको जोड़ा जाता है, उसमें फार्म सेक्टर को भी जोड़ा जाता है, उसमें डेयरी को भी जोड़ा जाता है, उसमें जो है फॉरेस्ट्री को जोड़ा जाता है, फिशरीज को जोड़ा जाता है, अर्थात सब मिला करके जो है पोल्ट्री को भी जोड़ा जाता है, सारी चीजों को जोड़ा जाता है। तो इस नाते फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर एक दो क्षेत्र हो गया। तो भारत में आप सभी लोग जानते होंगे कि करीब अगर इकोनॉमिक सर्वे को देखा जाए तो 14.5 करोड़ लोगों को माना गया है कि कृषि करते हैं, और इस 14.5 करोड़ लोगों में से 7 करोड़ लोग पशुपालन में लगे हुए हैं। 14.5 करोड़ में 7 करोड़ लोग पशुपालन में लगे हुए हैं। अगर जो है भारत सरकार की जो है राष्ट्रीय पशुधन नीति के डाटा के अनुसार बात किया जाए तो 7 करोड़ लोग पशुपालन में लगे हुए हैं, और इस 7 करोड़ का भी 69 to 70% महिलाएं हैं, जिसके नाते इस क्षेत्र के महत्व को आप समझ सकते हैं। देखिए, पशुधन पालन में हमारी जनसंख्या का वह भाग जुड़ा हुआ है जिसके पास जोत का आकार छोटा है, या जो भूमिहीन है, या जो कमजोर वर्गों से जुड़ा हुआ है, या मुख्यतः महिलाएं हैं। अर्थात देखा जाए तो यह सोशल जस्टिस को इंपावर करने वाला पूरा क्षेत्र है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में खेती वही लोग कर पाते हैं जिनके पास जमीन जायदाद होता है। लेकिन भारत में सभी लोगों के पास तो जमीन जायदाद है नहीं। बड़े किसान, मध्यम किसान कितने हैं आप सभी लोगों को आइडिया है। तो बहुत सारे लोग या तो सीमांत किसान हैं या छोटी कृषि वाले जो है क्षेत्र रखते हैं, और बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं और कमजोर वर्गों से आते हैं। ऐसे में जो है सब लोग जो है खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। और दूसरे, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ भी है, अर्थात भारत की कृषि में हर साल उत्पादन अनुकूल नहीं होता है। किसी साल उत्पादन अनुकूल हुआ, लेकिन किसी साल एल नीनो की चुनौती आ गई या मौसम खराब हो गया तो उस साल उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि अभी भी भारत में जितनी भी कृषि क्षेत्र है उसका मात्र जो है 46% क्षेत्र या 46 to 47% क्षेत्र ही जो है इरिगेटेड है, अर्थात उसी के लिए सिंचाई की व्यवस्था है। तो देखा जाए तो 50 to 53% जो क्षेत्र है वो मानसून के साथ जुआ है। अर्थात जो कृषि है वो हर वर्ष सतत नहीं रहती है, किसी साल बेहतर हो गई, किसी साल नहीं बेहतर हुई। प्लस भारत बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु है। जोत का आकार भी जानते हैं बड़ा नहीं है, अधिकतर लोगों के पास जोत का बहुत छोटा आकार, सारी मिट्टी एक जैसी अनुकूल नहीं है, इसलिए
फर्म सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को कंज्यूम नहीं कर सकता है। हमारी बहुत सारी वर्कफोर्स या हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है को कंज्यूम करने की क्षमता नहीं, इसीलिए माना जाता है जो पशुधन पालन है ये हमारी कृषि में जो जनसंख्या कंज्यूम होने से रह जाती है या कृषि रोजगार में जो जनसंख्या कंज्यूम नहीं हो पाती है वह इसमें कंज्यूम हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि का बहुत बड़ा कारक हो सकती है। इसीलिए पशुधन पालन का बहुत महत्व है। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में पशुधन पालन का कुल जीडीपी में 4.11% ही योगदान है, ज्यादा योगदान नहीं है। यद्यपि हम पूरी दुनिया में देखा जाए तो पशुओं की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाले देश के रूप में हम जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चमड़ा उत्पादन वाले देश के रूप में भी हम जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में पिछले 2-3 सालों से मांस उत्पादन में भी पहला स्थान हमारा रहा है। ऊन के उत्पादन में हमारी उतनी बड़ी भूमिका नहीं रही है, लेकिन पशु धन उत्पादन के जो 4 मुख्य उत्पाद हैं, दूध का उत्पाद या चमड़े का उत्पाद, मांस का उत्पाद, ऊन का उत्पाद, उसमें तीन चीजों के उत्पादन में तो भारत की प्रमुखता रही है, भारत लीड कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लीड तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पूरा पोटेंशियल है उसका अभी एक्सप्लॉटेशन नहीं हो पाया है, उसका पूरा दोहन नहीं हो पाया है। इसीलिए इस क्षेत्र के विकास की बहुत व्यापक संभावना है। भारत में पशुपालन का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक रूप से विकसित हो सकता है और जो है इसका बहुत व्यापक विकास हो सकता है और बहुत सारे लोगों की गरीबी को इसके विकास के माध्यम से सोखा जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसीलिए नीति आयोग के द्वारा कहा गया कि पशुधन पालन का क्षेत्र भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विकेंद्रीकरण का, खासकर आर्थिक विकेंद्रीकरण का जो है पिलर बन सकता है। इसी नाते सरकार के द्वारा पशुधन पालन को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन भारत में पशुधन पालन पिछड़ा हुआ है क्योंकि पशुधन पालन से जुड़ी हुई जो हमारी जनसंख्या है वो प्रशिक्षित नहीं है। पशुधन पालन का जो हमारा तरीका है बहुत पिछड़ा है, तकनीक का बहुत कम उपयोग है। हमारा जो वर्क कल्चर है लाइव स्टॉक रियरिंग का वो बहुत ही आउटडेटेड है। इसीलिए इस क्षेत्र में बदलाव करके हम बहुत बड़े जो है अवसरों को जन्म दे सकते हैं। इसी नाते जो है इसे संभावना वाला क्षेत्र माना जाता है। अब हम क्या बदलाव कर सकते हैं पशुधन पालन में? हम पहली बात तो बुनियादी ढांचा इसके लिए विकसित कर सकते हैं, किसानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, साथ में हम जो है पशु चिकित्सा के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, भंडारण की सुविधाओं का विकास कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए जो है अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्थापित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अनेक देशों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन उपलब्धियों को शामिल कर सकते हैं और भारत के किसानों को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। अर्थात देखा जाए तो बहुत सारे जो है इसमें काम किए जा सकते हैं। मैंने इसे जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में लिया इस प्रश्न को, अर्थात इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको विषय और संदर्भ का पूरा ज्ञान हो। अब हम लोग अपनी परिचर्चा में जब किसी प्रश्न को उठाएंगे तो पहले उस टॉपिक के बारे में, पहले उस जो है विषय के बारे में एक सीमित शब्दों में परिचर्चा करेंगे ताकि उस विषय की समझ हो जाए। जैसे कृषि क्या है, कृषि में कितने क्षेत्र आते हैं, कौन से क्षेत्र हमारे थोड़े से विकसित हैं, कौन नहीं विकसित हैं, कहाँ विकास हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। पहले जब सारी चीजों के बारे में आपके पास एक विमर्श होगा तो निश्चित रूप से आपको विषय को समझने में आसानी होगी और विषय को समझना आपके लिए सहज होगा। इसीलिए हम लोग जो है इस तरीके से अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस सेशन में हमने जस्ट आप लोगों को अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया और हम अपने जो है परिचर्चा
के बारे में किस तरीके से डिवीजन रखते हैं और किस तरीके से हम इसके बारे में जो है अपना विचार रखते हैं, इसको आप लोगों के साथ साझा किया। अब आगे की परिचर्चा से हम लोग जुड़ेंगे और विषय को बहुत गहराई के साथ समझेंगे, प्रश्नों को जानेंगे, प्रश्नों के माध्यम से उस पूरे विषय को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और आपकी सोच और समझ व्यापक हो और निश्चित रूप से आपको सोचने का, समझने का नया ढंग प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।